हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज का टॉपिक है SN1 रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री की जो किताब है क्लास 12 की पार्ट 2, उसका जो यूनिट 10 है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसी में एक टॉपिक दिया हुआ है SN1 रिएक्शन। आज हम लोग SN1 रिएक्शंस के बारे में समझेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 2 पार्ट में रहेगा। तो आज के पार्ट में SN1 के बारे में समझेंगे, फीचर्स को समझेंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट जो आएगा, उस सेकंड पार्ट में हम लोग उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो SN1 रिएक्शंस के रिएक्टिविटी को या उनके रेट को अफेक्ट करता है। ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे, उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठेंगे और पढ़ेंगे हमारे साथ SN1 रिएक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कॉपी कलम लेके बैठ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शंस। इसका दूसरा नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे बच्चे का ध्यान स्क्रीन पर ही होना चाहिए, ध्यान कहीं और भटकाना नहीं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन तीनों का मतलब क्या है। आइए समझते हैं। यूनिमोलिकुलर का मतलब यह होता है कि SN1 रिएक्शंस में सिंगल सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को कैरी आउट कराने के लिए। सिंगल सबस्ट्रेट, आशा करता आप समझ पा रहे होंगे। न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वह न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर होता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। आशा करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट्स फॉर अदर ग्रुप। अदर ग्रुप कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास ये सबस्ट्रेट है। सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ आपको डेमो दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है और यहां पर ये एक ग्रुप है जो इससे अटैच है। ठीक है, ये जो ब्लैक पेन है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है। ये न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, इस पर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल्स इस येलो पेन के बदले क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, आया बात समझ में? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शंस को कराने के लिए किस टाइप का सबस्ट्रेट की जरूरत है, इसी बात करते हैं। चलिए, तो सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, पहली बात। दूसरी, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से अटैच हो। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप को हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिविंग ग्रुप कहते हैं। आशा करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि सबस्ट्रेट में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होनी चाहिए और उस कार्बन से अटैच एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होना चाहिए। दो बात हो गया सबस्ट्रेट के लिए। उसके अलावा मेरे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यहां पर न्यूक्लियोफाइल का नेचर मैटर नहीं करता है, बट ऐसा देखा गया है कि अगर न्यूक्लियोफाइल काफी कमजोर होगा तो रिएक्शन काफी अच्छे से होता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कि मैंने जो बताया कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कार्बन sp3 हो और साथ में क्या हो? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। इस प्रकार के कंपाउंड कैसा होता है? तो ये जो कंपाउंड है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें ये होता है SN1, वह है एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसको कैसे डिनोट करोगे? अल्काइल को डिनोट करते हैं R से और हैलाइड को डिनोट करते हैं X से। आशा करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हैलाइड जो है X क्या है? हैलाइड है। कौन कौन सा हैलाइड आएगा? तो पीरियोडिक टेबल का जो 7th ग्रुप है उसमें आता है हैलोजन ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यही होता है हैलाइड ग्रुप। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। और यही हैलाइड ग्रुप क्या है?
एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, डोंट माइंड, ठीक है। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। समझ गए यहां तक। चलिए अब इक्वेशन देखते हैं कि मैंने यहां पर Nu माइनस एक क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल लिया, आर्बिट्रेरी न्यूक्लियोफाइल से कोई भी हो सकता है। यहां जो CX जो है यही है अल्काइल हैलाइड। क्या है ये, अल्काइल हैलाइड है, यानी इसमें अल्काइल हैलाइड का कार्बन सेंटर है C और X क्या है, आपका हैलाइड है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक हुआ तो क्या किया, इसने X को बाहर निकाल दिया, तभी तो बनाइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CNU बॉन्ड बन गया, X माइनस बाहर निकल गया। आई बात समझ में कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा वह सबस्ट्रेट क्या है जिसमें SN1 रिएक्शंस होता है। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी हैलाइड ग्रुप के अलावे भी इस अल्काइल ग्रुप से अदर ग्रुप भी अटैच हो सकता है जो कि लिविंग ग्रुप की तरह काम करे आपका। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब SN1 रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक यहां कंपाउंड लिया, उसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। उस पर एक हाइड्रोक्सिल आयन क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया। ठीक है, अभी क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल्स, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो ब्रोमीन माइनस बनकर बाहर निकल गया। ये हाइड्रोक्सिल आयन इस टर्शियरी आपका अल्काइल से रिएक्शंस करके क्या बनाया, टर्शियरी अल्कोहल बनाया जिसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपानटोल। क्या यहां तक बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए SN1 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम 1 बाय 1 आगे समझते जाएंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शंस है, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में चलता है, स्टेप 1 स्टेप 2, अभी उसी को डील करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है, वो आगे बताएंगे, समझ में आ गया होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया हुआ उनको पता होगा और किसी रिएक्शंस में सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या कहेंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहेंगे। यानी उस रिएक्शंस को होने के लिए वह सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड कर रहा है, उसकी एक ही मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए कहते हैं कि इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इनके रेट को बात करें, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो इनका रेट ऑफ रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल वीक है कि स्ट्रॉन्ग, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात, ये क्यों ऐसा होता है आगे समझाएंगे। तो ये स्लाइड आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़े, क्या आपकी इजाजत है? चलिए आगे बढ़ते, आइए। अब हम इसके मैकेनिज्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले नीट के पेपर में भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये सबस्ट्रेट रहा आपका, क्या सबस्ट्रेट है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, इस टर्शियरी ब्यूटाइल में देखेंगे ये जो कार्बन है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ में आ गया आशा करता हूं। अभी क्या होगा, इस बॉन्ड का आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होगा यानी टूटेगा। जब टूटेगा तो ये ब्रोमीन यहां का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर निकल जाएगा और ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल जो बचा ये एक पॉजिटिव चार्ज के साथ यहां रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकटायन। क्यों इसको बोला टर्शियरी कार्बोकटायन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकटायन। क्या यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर समझते हैं स्टेप 1 का। एक तो आयोनाइजेशन हो गया, दूसरा स्टेप 1 क्या है, रिवर्सिबल होता है, यानी रिएक्शंस
फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, ये रिएक्शन स्लो होता है। क्यों स्लो होता है अभी बताया था, CBr बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तोड़ना काफी उसको मुश्किल है, इसलिए स्लो होता है। आज जब स्लो हो गया तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर किसी रिएक्शंस में मोर देन वन स्टेप चल रहा है और कोई पर्टिकुलर स्टेप काफी स्लो है तो वही स्टेप क्या हो जाएगा, उस रिएक्शंस का RDS हो जाएगा। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, यानी उस रिएक्शंस को होने के लिए स्टेप 1 का कंप्लीशन काफी जरूरत है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी स्टेप 1 में छेड़छाड़ करोगे तो इनके रेट को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आएगा समझ में बात। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अगर स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो कार्बोकैटायन बना, टर्शियरी कार्बोकैटायन जो बना स्टेप 1 में, इस कार्बोकैटायन पर स्टेप 2 में क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, एक अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। यानी इसका नाम आपने देखा होगा पिछले स्लाइड में क्या था, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओल, प्रोपान 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओल बोल दिया हूं, लिख लीजिए, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग खराब है। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। जो मैंने समझाया सारी बातें यहां लिख दिया है, आप कॉपी में लिखते जाइए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, SN1 रिएक्शंस के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब यह हुआ कि इसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं और उस प्रोडक्ट का आइसोमर क्या है, यानी वह प्रोडक्ट आपका इनैंसियोमर है या वह प्रोडक्ट आपका मेसोमर है या प्रोडक्ट आपका डायस्टिरोमर है। तो आइसोमर जब हम SN1 में बने प्रोडक्ट के आइसोमेरियम को जब चेक करेंगे कि इनैंसियोमर है कि मेसोमर है, तब सवाल उठता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो बता दें कि SN1 रिएक्शन जब भी होगा, अगर SN1 रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड जो पार्टिसिपेट करेगा, वह अल्काइल हैलाइड अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो, अभी समझाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो ये अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण SN1 में जब जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों प्रोडक्ट इक्वल रेशियो में होगा, मतलब और एक प्रोडक्ट 50% है तो दूसरा भी क्या होगा 50%, और ये 50% बन रहा है तो दूसरा भी 50% बनेगा। इस तरीके का प्रोडक्ट जो इक्वल अमाउंट में बन रहा है और दोनों दूसरों का यहाँ पर आइसोमर होता है, ऐसे ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये रेसमिक मिक्सचर शो कर रहा है, दे आर शोइंग रेसमिक मिक्सचर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। अब चलिए इस रेसमिक मिक्सचर कैसे बना इसके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या किया था, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का केस लिया था। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्यों, क्योंकि इस पर इसके कार्बन पर ना तीनों जो ग्रुप थे मिथाइल वह सेम था, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस रेसमिक मिक्सचर को समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लेकर चला हूं, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा। तो यहां जो ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है उसका नाम लिखिए। मैं इसी को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 CH2 C, यहां रहा होगा ब्रोमीन, यहां था मिथाइल और यहां था हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा कार्बोकैटायन जो इस तरीके से दिखेगा। तो ये मैं कार्बोकैटायन ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पर होगा प्लस चार्ज, ठीक है, ये ब्रोमीन यहां से भागेगा और यहां पर CH3 CH2 अटैच है। दूसरा ग्रुप, अब देखिए ये जो दिख रहा है ना डैश लाइन और बॉन्डेड, ये वेज फॉर्मूला है, दिखाने का तरीका होता है, आपको आना चाहिए वेज फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस वेज फॉर्मूले से हाइड्रोजन को यहां लिख दिया। इस डैश लाइन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन हमारे से काफी दूर चला गया।
और एक सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, यहाँ पर क्या मिथाइल दिखाएंगे। ये मिथाइल सॉलिड लाइन का मतलब है कि ये मिथाइल मेरी तरफ, व्यूअर्स की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से जरा देखिए और याद कीजिए अपने आइसोमर के लेक्चर का कि कोई भी कार्बोकैटायन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो इस कार्बोकैटायन पर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल्स खाली होगा। क्या होगा इसके पास? एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होगा। यही एम्प्टी p ऑर्बिटल्स यहां डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, अब मैं इसी डायग्राम से चलता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्टेप 2 में यहां वाटर लिया है। वाटर क्या है यहाँ पर वाटर क्या है आपका? एक न्यूक्लियोफाइल्स है। स्टेप 2 में क्या होता है? आपका न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है। तो ऐसा देखा गया SN1 रिएक्शंस में कि जब कार्बोकैटायन बनता है तो इस कार्बोकैटायन पर ये जो p ऑर्बिटल्स लोब जो है, इस लोब के टॉप, ये लोब ऐसे है, ये लोब ऐसे है, और आपका यहाँ सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये लोब ऐसे है, ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल्स है। तो न्यूक्लियोफाइल्स करेगा क्या? 50% टाइम्स ऊपर से अटैक करेगा और 50% टाइम नीचे से अटैक करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा कि जब ये टॉप से अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बन गया, और इसका जब लोगों ने निकाला RS कॉन्फ़िगरेशंस तो S बन गया। ठीक है, जब यही न्यूक्लियोफाइल बॉटम से अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना, और इसका जब लोगों ने निकाला कॉन्फ़िगरेशंस तो R मिल गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सबस्ट्रेट है इसका भी कॉन्फ़िगरेशंस S है, आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, SN1 रिएक्शंस की खूबी देखिए। सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन था S, तो इससे दो प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट बना जिसका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन सेंटर का S था, दूसरा R हो गया। तो यहां भी S तो यहां भी S, तो ये जो बना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में क्या था? ये बना प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये जो बना प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वह S होगा, और सबस्ट्रेट का भी S है, तो अपने कॉन्फ़िगरेशंस को रिटेन कर लिया, रख लिया, प्रिजर्व कर लिया, इसलिए कहा रिटेंशन। अब देखिए इस प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ R है, यहाँ S, यहाँ R, क्या हुआ? ये टोटली इन्वर्ट कर गया अपने कॉन्फ़िगरेशंस में। ये क्या हो गया? इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। तो आपने क्या देखा? 50% विथ S आइसोमर, 50% विथ R आइसोमर, दोनों आइसोमर को मिला दो, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो क्या बन गया? रेसमिक मिक्सचर बन के तैयार हो गया। क्या ये बात समझ में आया? सारे बच्चे हमें कमेंट करके बताइए। क्लियर हो गया ये बात? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने इस लेक्चर को पूरा तरह से देखा होगा, क्योंकि लेक्चर में कॉन्सेप्ट था, इससे लेक्चर लंबा चला गया। इसको ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करता हूं, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।